हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हमने गाउसियस लॉ पढ़ लिया था और गाउसियस लॉ की एप्लीकेशंस डिस्कस करनी थी। हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। देखो मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर का मीन क्या होता है, मतलब कि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उस वायर की उससे डिस्टेंस से अगर कंपेयर कर तो लेंथ बहुत ज्यादा हो। मतलब अगर ये डिस्टेंस सपोज है 1 सेंटीमीटर, ये वायर की लेंथ है 500 मीटर, तो फिर इस वायर की लेंथ को मैं इनफाइनाइट मान सकता हूँ क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो अब देखो मेरे पास एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज तो नहीं है, ये पूरी वायर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब पॉइंट चार्ज ना हो तो हम क्या करते हैं, फिर चार्ज को किससे डील करते हैं, चार्ज डेंसिटी से। क्योंकि ये लेंथ है तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इस जो वायर है उसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा। और मुझे इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, गाउसियस लॉ का यूज करके। अब सुनते जाना, देखो 3 स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करो। दूसरा नंबर, फिर गाउसियस लॉ वहां पे अप्लाई करो। गाउसियस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस एज्यूम करके वहां पे गाउसियस लॉ लगाएंगे और फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि अब फ्लक्स का जो खुद का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन E.dA, उससे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फ्लक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक गाउसियस लॉ से, एक उसके खुद के फॉर्मूले से। उसको इक्वेट करवाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। डायरेक्शन तो हमने पहले ही फाइंड कर ली थी। तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करना होता है गाउसियस लॉ में। इसकी 3 4 एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस में, सब में यही मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, देखो देखो ये रहा पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमेशा बाहर की तरफ ही होती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। अब क्या करूंगा मैं, सपोज यहाँ पे एक मैंने एलिमेंट ले लिया, ये एक एलिमेंट ले लिया जहाँ पे चार्ज कुछ ना कुछ चार्ज होगा, dq वगैरह कुछ चार्ज होगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किधर होगी, किधर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द एलिमेंट, तो ये इस तरफ होगी। सिमिलरली जितना एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिया है ऊपर की तरफ, उतना ही नीचे सेम एलिमेंट उतनी लेंथ का ले लूं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इधर होगी। सपोज इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है DE, इसके कारण भी DE आएगी, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है उतना ही नीचे है जितना कि ये वाला ऊपर था। भी सपोज ये D1 ऊपर था, तो ये भी D1 नीचे ले लिया मैंने, और इसकी लेंथ जितनी है उतनी ही लेंथ इस एलिमेंट के लिए है, तो इसमें भी सेम उतना ही चार्ज होगा जितना इसमें था। तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, D, लेकिन डायरेक्शन अलग आएगी। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं ये एंगल थीटा, थी ये भी थीटा, ये थीटा। ठीक है, ये चारों एंगल सेम होंगे। अब कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। देखो मैंने आपको बताया हुआ है कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बने उस तरफ कंपोनेंट कहता है कोस थीटा वाला कंपोनेंट। तो DE का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा DE कोस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा DE साइन थीटा। सिमिलरली इस DE को डिवाइड करेंगे तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा, इसके साथ जो ऐड हो जाएगा DE कोस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा DE साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड होके हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे 2DE कोस थीटा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। देखो इधर देखो,
जैसे ये जो टू एलिमेंट्स है, सिमिलर एलिमेंट्स है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आया, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी क्या बोलेंगे इसको, वायर, अवे फ्रॉम दी वायर, इस तरफ आया। सिमिलरली ये अगर एलिमेंट लूं तो इसके जैसा भी एक एलिमेंट यहाँ पे होगा तो इसके कारण भी इसी तरफ आएगा। ये एलिमेंट ले लूं तो इसके जैसा सेम एलिमेंट यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इसके कारण भी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। तो सभी एलिमेंट्स के कारण अगर देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो इससे हमारे पास पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी वायर एंड अवे फ्रॉम दी वायर, मीन्स इस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अब डायरेक्शन हमने फाइंड कर ली। डायरेक्शन फाइंड करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, गाउसियस लॉ अप्लाई करना है। अब गाउसियस लॉ तो फिर क्लोज सरफेस के लिए ही सिर्फ अप्लाई कर सकते थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज सरफेस एज्यूम करेंगे। ध्यान से सुनना, क्लोज सरफेस कैसी होनी चाहिए, देखिए क्लोज सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि उसके एरियल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री आए, 0 डिग्री है या फिर 90 डिग्री आ जाए। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो समझ आएगा। अब ये वही वायर है, मैंने यहाँ पे बना दिया है, सेम टू सेम वही वायर है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉइंट पी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, ये हमको पता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे गाउसियस लॉ अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले एक बार देख लो, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा ही क्लोज सरफेस क्यों एज्यूम किया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस एज्यूम करूंगा। तो क्या करूंगा मैं, सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस एज्यूम करूंगा, जो इसके ऊपर से जाना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस एज्यूम कर लिया, ये देख लो, ठीक है। ये वो वायर थी, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। ये पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पे था, तो मैंने आर रेडियस का क्या किया, यहाँ पे एक एल लेंथ का सिलेंडर एज्यूम कर लिया। हमको ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी वायर कवर करे, सारी वायर तो हम कवर कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी है। तो मैंने क्या किया, एल लेंथ का एक सिलेंडर एज्यूम किया जो इस पॉइंट से पास हो रहा था। तो मेरे पास एक क्लोज सरफेस आ गया। ये मैं बाद में बताऊंगा कि यही वाला क्यों किया। हम क्लोज सरफेस में तो स्पेयर भी एज्यूम कर सकते थे या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन ऐसे वर्टिकल सिलेंडर ही क्यों एज्यूम किया, ये मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। पहले ये देखो, अब गाउसियस लॉ अप्लाई करना है। गाउसियस लॉ अप्लाई करना है तो गाउसियस लॉ का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मेरे को समेशन क्यू पता लग जाए तो गाउसियस लॉ से फ्लक्स भी पता लग जाएगा मुझे इस क्लोज सरफेस से, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर चार्ज किस पे है, ये वायर पे है। इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा। तो एल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा एल। तो इसका मतलब सिलेंडर ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, लैम्डा एल। तो यहाँ पे मैंने समेशन क्यू की जगह पे लैम्डा एल रख दिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड स्टेप मैंने बोला था क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, फ्लक्स की खुद की डेफिनेशन से, फ्लक्स की खुद की डेफिनेशन से हमको फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स की खुद की डेफिनेशन क्या थी, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है। अब ये जो क्लोज सरफेस है इसके पास 3 सरफेसेस है, एक तो दो तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया वाला हो गया, फर्स्ट सेकंड, और थर्ड ये लैटरल वाला। मींस अगर सपोज ये पेन है, ये भी सिलेंड्रिकल है, इसके पास कितनी सरफेसेस हैं, पहली ये क्रॉस सेक्शन वाली, और इधर सपोज कैप लगाओ तो ये भी क्रॉस सेक्शन वाली, और थर्ड होगी ये लैटरल वाली। 3 सरफेसेस होगी। तो तीनों सरफेसेस से मैं क्या करूंगा, अभी तीनों सरफेसेस से फ्लक्स फाइंड कर सकता हूं। तो पहले फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर अलग अलग सरफेसेस के लिए इसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये लिख दिया इंटीग्रेशन A1 सरफेस के लिए ई डॉट डी ए, ये सेकंड सरफेस के लिए, ये थर्ड सरफेस के लिए, थर्ड A3 सरफेस के लिए मैंने इनको नेम्स दे रखे हैं ना, यहाँ पे A1 इसको दे रखा है, और अरे यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, A2 किसको दे रखा है, एक बार मैं नीचे चेक कर लूँ फिर गलत ना हो जाए। हाँ, A1 सरफेस इसको नेम दे रखे हैं, ये A2 सरफेस है, और ये लेटरल वाली A3 सरफेस है। तो तीनों के लिए अलग अलग फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब इसको ओपन कर लो। देखो पहले A1 सरफेस के लिए, ये A1 सरफेस है, ये A1 सरफेस है, ये वाली
क्रॉस सेक्शन वाली, इस सरफेस का एरिया क्या कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड्स, तो इस तरफ A1 इस एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही रहने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर उसके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसलिए जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, ई डो DA1 को ओपन करूंगा तो ई DA1 cos 90। वैसे ही इस वाली सरफेस के लिए ओपन करेंगे तो इसमें भी एंगल 90 डिग्री आएगा, क्योंकि सरफेस का एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही इसी तरफ, तो इसमें भी क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। अब थर्ड सरफेस के लिए कैसे फ्लक्स ओपन करेंगे, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ है। तो अगर यहाँ पे देखो, ये वाला देखो दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और एरिया की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ। अब देखो क्लास वाला व्यू तो नहीं आ पाता, जैसे इस पे ज्यूम करो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे आउटवर्ड ऐसे बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर एरिया देखो तो ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड्स, ये भी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। सिमिलरली इस तरफ देखो तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड्स आ रही हैं और एरिया भी इसी तरफ आ रहा है। तो इसके लिए हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री। तो थर्ड सरफेस के लिए आ गया ई DA3 cos 0। cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये दोनों टर्म्स तो गई, रह क्या गई ए ई DA3। इसके बाद क्या किया हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूरे सिलेंडर पे सेम रहने वाली है, क्योंकि जो सिलेंडर है R रेडियस का, ये पूरा सिलेंडर किसी भी मर्जी पॉइंट पर देख लो, सिलेंडर का कोई मर्जी पॉइंट देख लो, इस एरिया का वो R ही डिस्टेंस पे रहने वाला है, क्योंकि ये सर्कुलर एरिया बन रहा है ना, लैटरल एरिया। अगर R ही डिस्टेंस पे रहने वाला है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान के मैंने बाहर निकाल लिया, ये आ गया इंटीग्रेशन DA3। इंटीग्रेशन DA3 हमको क्या देगा, इस लेटरल सरफेस का पूरा एरिया, वो क्या होता है, लेटरल सरफेस का एरिया 2πRL, सिलेंडर का लेटरल सरफेस का एरिया 2πRL, वो पुट कर दिया, तो इससे मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई E क्रॉस 2πRL। अब एक फ्लक्स की वैल्यू मैंने ये फाइंड कर ली, एक फ्लक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, इक्वेट कर दिया, L से L कैंसिल हो गया, इससे E की वैल्यू मेरे पास आ गई लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2πr। ठीक है, ये आ गई लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गई 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r। हमें पता है 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू होती है, तो ये बन गया E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन हमने पहले फाइंड कर ली थी। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन को किस से दिखा रहे हैं, आर कैप डायरेक्शन से, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन आर कैप लिख दी। ठीक है, और अगर ग्राफ बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड एंड आर के बीच, तो ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये थोड़ा सा वर्टिकल बना हुआ है, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे करके बनाना है, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर वो ग्राफ पूछ ले E एंड 1 अपॉन आर के बीच, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अगर 1 अपॉन आर को ही आप पूरा वेरिएबल ले रहे हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर R एंड E के बीच ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे घटता हुआ ग्राफ बनेगा, एंड अगर 1 अपॉन आर के साथ ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ यार है। तो 1 अपॉन आर के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आर के ये सिर्फ आर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो घटता हुआ आता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बढ़ता हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस ही क्यों ज्यूम की, और जो अगली वाली एप्लीकेशंस होंगी उसमें अपने कैसे कैसे गाउसियन सरफेसेस एज्यूम करेंगे। जैसे यहाँ पे सिलेंड्रिकल एज्यूम की थी, एक में हम क्या करेंगे वर्टिकल सिलेंडर एज्यूम करेंगे, एक में क्या करेंगे स्पेरिकल एज्यूम करेंगे। क्यों करेंगे गाउसियन सरफेसेस, क्लोज गाउसियन सरफेसेस ऐसे ही क्यों एज्यूम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ओके, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।